स्वीडन के ऊपर कहीं एक फाइटर जेट बिना पायलट के एक कॉम्बैट मिशन पर उड़ रहा है। मई 2025 में एआई सिस्टम सीनेटर ने साब ग्रिपेन ई का नियंत्रण लेकर 3 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिशन उड़ाए, जिसमें उसने खुद कैसे पैतरे बदलने हैं, कब मुकाबले में उतरना है और एक वास्तविक प्रतिद्वंदी के खिलाफ सिम्युलेटेड डॉगफाइट कैसे जीतनी है, यह तय किया। स्वीडिश वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर और तकनीकी रूप से उन्नत वायुसेनाओं में से एक बनेगी, लेकिन यही इसका मुख्य कारण नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि अब यूक्रेन ने इसी विमान को खरीदने का समझौता किया है, जो साझेदारी की सबसे उन्नत उपलब्धि है और इसमें रूस को पूरी तरह से रोक देने की क्षमता है। तो चलिए सबसे पहले इस मशीन से शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम समझेंगे कि ग्रिपन ई असल में है क्या, हमें समझ आ जाएगा कि मॉस्को को चिंता क्यों करनी चाहिए। ग्रिपन ई जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन पर आधारित है, जिससे ये लगभग 2100 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार यानी मैक 2 से थोड़ा अधिक हासिल कर सकता है। इसमें 10 हार्ड पॉइंट्स, 3.75 टन आंतरिक ईंधन है और ये 6 लोगों की टीम के साथ सार्वजनिक हाईवे के एक हिस्से से उड़ान भर सकता है और उतर सकता है। लेकिन असली खबर ये आंकड़े नहीं है। असली खबर ये है कि ग्रिपन ई के अंदर क्या है। जेट के केंद्र में लियोनार्डो ESO-5 रेवन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है, जो रीपोजिशनिंग स्वेज प्लेट पर लगा है। यह एंटीना को घुमाकर फिक्स्ड एरे से ज्यादा दूर और साइड्स में देख सकता है। स्काईवर्ड जी एक इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम है, जिससे जेट बिना रडार ऑन किए चुपचाप शिकार कर सकता है और आसमान की तस्वीर बना सकता है। पूरे एयरफ्रेम पर एरिसिस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है, जिसमें डिजिटल रिसीवर, जैमर और डिकॉय कंट्रोलर है। ये पायलट को कौन उस पर नजर रख रहा है इसकी 360 डिग्री जानकारी और उसे अंधा करने के साधन देता है। साब ने इस जेट को शुरू से ही ऐसे बनाया है कि जब इसका रडार कमजोर हो जाए, इसका डेटा लिंक बाधित हो रहा हो और इसके जीपीएस को नकली संकेतों से गुमराह किया जा रहा हो, तब भी ये लड़ाई जारी रख सके। उन्होंने इसे उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नरक के लिए बनाया है जिसमें रूस ने पूर्वी यूक्रेन को तब्दील कर दिया है। और इस जेट के बारे में एक और बात है जो लगभग यूक्रेन के लिए ही बनाई गई है, कुछ ऐसा जो शीत युद्ध के समय इसकी डिजाइन में ही शामिल किया गया था। स्वीडिश योजनाकारों ने अनुमान लगाया था कि युद्ध में सोवियत सबसे पहले उनके मुख्य एयर बेसों के रनवे उड़ा देगा, इसलिए उन्होंने उन पर निर्भर नहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने बेस 90 नामक एक सिद्धांत बनाया, जिसमें अपने लड़ाकू विमानों को आम हाईवे के हिस्सों में फैलाना, छोटे छोटे अनिवार्य सैन्य सेवा वाले जमीनी दलों से उन्हें फिर से हथियारबंद और ईंधन भरना और उन्हें ऐसे स्थानों से वापस लड़ाई में भेजना शामिल था जिन्हें कोई भी दुश्मन पहले से नक्शे में चिन्हित नहीं कर सकता था। उसी सिद्धांत ने उन्हें पूरी ग्रिपन श्रृंखला की ओर ले गया, चाहे वो C और D मॉडल हो या नया E मॉडल। ये विमान ठीक उसी माहौल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इन्हें कम मेंटेनेंस घंटों की जरूरत होती है, संचालन लागत कम होती है, जल्दी से फिर से उड़ान के लिए तैयार हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें बिल्कुल सही हालत वाली 2 मील लंबी रनवे की जरूरत नहीं होती। दशकों तक यह सिद्धांत स्वीडिश तटस्थता की अजीब विरासत था। फिर रूस ने वर्षों हवाई हमलों से यूक्रेन के एयरबेस नष्ट करने की कोशिश की और अचानक एक ऐसा जेट जो बिना किसी स्थायी ठिकाने के देश की सड़क से उड़ान भर सकता है, वो अब विरासत जैसा नहीं बल्कि भविष्यवाणी जैसा लगता है। इसी कारण F-16 या मिराज जैसे लड़ाकू विमान, जो खुद काबिले तारीफ है, यूक्रेन में निर्णायक प्रभाव डालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रिपेन ES, जिन्हें इसी मकसद से डिजाइन किया गया है, को मध्य 2026 तक इनमें से 16 एक खरीद समझौते का हिस्सा होने की पुष्टि हो चुकी है। चमकने का मौका मिला है। हालांकि एक और बड़ी डील है जिसमें आने वाले दशक में करीब 150 विमान शामिल हो सकते हैं, जिससे यह सिर्फ एक अस्थायी दान नहीं बल्कि यूक्रेन की वायुसेना का एक पूर्ण हिस्सा बन जाएगा। अब इसकी संचालन क्षमताओं से आगे उन हथियारों की बात करें जो इसे घातक बनाते हैं। ग्रिपन E-7 तक MBDA मेटियोर मिसाइलें ले जा सकता है और मेटियोर कोई साधारण एयर टू एयर मिसाइल नहीं है। ज्यादातर मिसाइलें रॉकेट होती है। वे एक मोटर जलाते हैं, कुछ सेकंड के लिए तेजी से जलती है और फिर बाकी रास्ता लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिना शक्ति के चलती है। इस दौरान लगातार ऊर्जा खोती रहती है। मेटियोर इसके बजाय थ्रॉटल रैमजेट का इस्तेमाल करता है, एक ऐसा मोटर जो लगातार जलता रहता है और टक्कर तक लगातार धक्का देता रहता है।
यह माक 4 से ऊपर की गति से उड़ता है। MBDA के अनुसार इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। हालांकि यह अधिकतम सीमा है। जिस चीज से पूरा रॉकेट काम करता है वो इसका इंजन लगातार जलता रहता है, जिससे उसे वह मिलता है जिसे निर्माता नो एस्केप जोन कहता है। आज उड़ने वाली अमराम श्रेणी की मिसाइलों से कई गुना बड़ी है। आमने सामने की मुठभेड़ में लगभग 3 गुना लंबी और पीछा करने की स्थिति में 6 गुना तक बड़ी। ये वह आकाश का क्षेत्र है जिसमें दुश्मन पायलट चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मिसाइल से बचकर नहीं भाग सकता। उस मिसाइल को पहले बताए गए रडार और जेट के साथ जोड़ दे तो आपके पास एक ऐसा संयोजन है जो वास्तव में यूक्रेन के ऊपर रूसी वायु शक्ति को चुनौती दे सकता है। तो यही है असली बात। एक ग्रिपेन सही हथियारों के साथ रूसी फाइटर को फायरिंग रेंज तक पहुंचने से पहले ही पीछे धकेल सकता है। मीटियोर सिर्फ लंबी दूरी तक नहीं बल्कि सिर्फ दूर तक उड़ने से बढ़कर भी काम करता है। इसमें 2 वे डेटा लिंक होता है, जिसका मतलब है कि मिसाइल और लॉन्च करने वाला विमान उड़ान के दौरान एक दूसरे से लगातार संपर्क में रह सकते हैं। जेट लॉन्च के बाद टारगेट की पोजीशन अपडेट कर सकता है, मिसाइल की गाइडेंस किसी पूरी तरह अलग सेंसर को सौंप सकता है या ऐसे ट्रैक पर फायर कर सकता है जिसे उसने अपने रडार से कभी देखा ही न हो। व्यवहार में ग्रिपेन दूसरे विमान या जमीन के रडार से टारगेट किए लक्ष्य पर भी मीटियोर मिसाइल दाग सकता है, जबकि खुद चुप और अदृश्य रहता है। वह अपनी स्थिति उजागर किए बिना अपना रडार ऑन नहीं करता। और मिसाइल सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि नेटवर्क में एक नोड है। सिर्फ शानदार विमान और अत्याधुनिक मिसाइलें हमले को नहीं रोक सकती। युद्ध मैदान पर जीत सबसे प्रभावशाली मशीन से नहीं मिलती, ये उससे जीता जाता है जिसे आप आसानी से फोटो नहीं ले सकते। वो जाल जो सभी मशीनों को जोड़ता है। और स्वीडन वास्तव में यूक्रेन में पिछले 4 सालों से ऐसा ही कर रहा है, पैकेज दर पैकेज। ग्रिपेन तो बस उसका अग्रभाग है। तो आइए पीछे हटे और पूरी तस्वीर देखें, क्योंकि असली कहानी सिर्फ फाइटर जेट की नहीं बल्कि पूरे रक्षा उद्योग के इकोसिस्टम की है। स्वीडन अपनी सेना को वर्षों से यह मानकर तैयार कर रहा है कि उसे कभी ऐसे दुश्मन से लड़ना पड़ सकता है जिसके पास उससे कहीं ज्यादा सैनिक, कहीं ज्यादा टैंक और कहीं ज्यादा विमान हो जितने स्वीडन खुद कभी मैदान में उतार सकता है। एक छोटा देश अपने बड़े पड़ोसी को चुनौती देता है। अगर यह आपको परिचित लगे तो यही तो बात है। संख्या में कम होने पर स्वीडन का जवाब कभी भी उस बड़े प्रतिद्वंदी का हथियार दर हथियार मुकाबला करना नहीं था। उनका तरीका था पहले देखना, तेजी से फैसला लेना और सब कुछ इतनी मजबूती से जोड़ना कि छोटी सी सेना भी ठीक वहीं वार कर सके जहां सबसे ज्यादा चोट लगे और जवाबी हमला होने से पहले ही गायब हो जाए। अब यही सोच टुकड़ों में यूक्रेन को दी जा रही है। शुरुआत आंखों से करो, क्योंकि सब कुछ उन्हीं पर निर्भर है। मई 2024 में स्वीडन ने युद्ध के दौरान अब तक का अपना सबसे बड़ा सहायता पैकेज घोषित किया, जिसकी कीमत लगभग 13 अरब स्वीडिश क्रोनर थी। और इसके केंद्र में 2 विमान थे जिन्हें ASC 890 कहा जाता है। अगर देखें तो इसमें कुछ खास नहीं। यह बदला हुआ साब 340 टर्बोप्रॉप है, वही क्षेत्रीय विमान जो व्यापार यात्रियों को प्रांतीय हवाई अड्डों के बीच ले जाता था। लेकिन साब ने इसे पूरी तरह खाली कर ईरियाई पर लगा दिया, जो IESA एरे है और विमान के धर के दोनों ओर 120 डिग्री कोण से देखता है। हवा में रहते हुए वह रडार 300 से 400 किलोमीटर दूर कहीं भी फाइटर आकार के लक्ष्यों को पहचान सकता है। और यह एक साथ हवा में 1000 और सतह पर 500 चीजों को ट्रैक कर सकता है। यहाँ असली मायने कोण का है। जमीन पर रडार पृथ्वी की गोलाई और सामने की पहाड़ियों व पेड़ों के पीछे फंसा रहता है। रूसी क्रूज मिसाइल या शाहेद ड्रोन अगर नीचे उड़े तो वे जमीन से पैदा होने वाले रडार शोर में छुप सकते हैं और लक्ष्य के पास पहुंचने तक दिख नहीं सकते। ASC 890 इन सब के ऊपर उड़ता है और नीचे देखता है। नीचे देखने की यह क्षमता ही इसके अस्तित्व का मुख्य कारण है। ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसने यूक्रेन के शहरों व पावर प्लांट्स पर 1 लाख से ज्यादा ड्रोन व हजारों मिसाइलें दागी हैं, ऐसा विमान जो नीचे उड़ने वालों को जल्दी पहचान सके, विलासिता नहीं है। यही फर्क है उस शहर में जिसे 10 मिनट और जिसे 90 सेकंड की चेतावनी मिलती है। इस विमान को मार्च 2026 में यूक्रेन के ऊपर पहली बार देखा गया था और यूक्रेनी सूत्रों के मुताबिक
यह एयर डिफेंस नेटवर्क को टारगेटिंग डेटा भेज रहा है। एक व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए मामले में इसका श्रेय एक F-16 को रूसी Su-35 को गिराने में मदद करने के लिए दिया गया है। फिर जमीन पर निगरानी रखने वाले उपकरण हैं और यहीं पर स्वीडिश रडार परिवार अपनी अहमियत साबित करता है। जिराफ रडार को पैट्रियट बैटरियों जितना ध्यान नहीं मिलता, जो एक गलती है। स्वीडन ने यूक्रेन को जिराफ लाइन की कई वेरिएंट्स दी है, जो रक्षा मंत्रालय के अनुसार मॉडल के हिसाब से लगभग 100 किमी दूर और 20 किमी ऊंचाई तक हवाई लक्ष्य खोज सकते हैं। ये स्पष्ट करे कि ये आंकड़े यूक्रेनी सरकार से है, जो संबंधित पक्ष है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र माप के बजाय ऑपरेटर द्वारा बताई गई क्षमता माने। इसका डिजाइन खास है। जिराफ नाम इसलिए है क्योंकि इसमें मुड़ने वाला मस्तूल है, जो एंटीना को पेड़ों से ऊपर उठा देता है। ये जिराफ की तरह जमीन की आड़ में छिपे नीचे उड़ने वाले धीमे और छोटे लक्ष्यों जैसे क्रूज मिसाइल और ड्रोन देख सकता है और हर सेकंड तस्वीर रिफ्रेश करता है। ये 10 मिनट से भी कम समय में तैनात हो जाता है और 5 मिनट से भी कम समय में हटाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि ये झट से इलाके को स्कैन कर सकता है, जो देखता है उसे साझा कर सकता है और रूसी काउंटर बैटरी ड्रोन के इसे ढूंढने से पहले अपनी जगह बदल सकता है। सबसे जरूरी बात, यह भारी जैमिंग में भी काम करता है। आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में सस्ते रडार काम नहीं करते। तो स्वीडन ने यूक्रेनी सेना को आंखें दी है, लेकिन उन्हें मारक हथियार भी चाहिए। अब युद्ध और बड़ी खबरों के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब बात करते हैं उन हथियारों की जिनके जरिए स्वीडन यूक्रेन में युद्ध का पलड़ा अपने पक्ष में झुकाना चाहता है। पहला हथियार जो उसने दिया है वह आर्चर है, जो इस पैकेज में सबसे प्रभावशाली और विनाशकारी लगता है। आर्चर एक 155 मिलीमीटर की स्वचालित होवित्जर है, जिसमें 52 कैलिबर की बैरल लगी है, जो वोल्वो हॉलर से बने 6x6 आर्टिकुलेटेड चेसिस पर लगाई गई है और पूरी तोप स्वचालित है। जहां एक पुरानी सोवियत टो की गई होवित्जर को चलाने के लिए 10 या 12 लोगों की जरूरत होती थी, वहीं आर्चर को सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होती है और उन्हें कभी भी बख्तरबंद कैबिन से बाहर नहीं निकलना पड़ता। फायर मिशन का आदेश मिलते ही वाहन रुककर तोप को निशाना बनाकर 30 सेकंड से कम में पहला गोला दाग सकता है। ये 1 मिनट में 8 या 9 गोले दाग सकता है, जिनमें से पहले 3 लगभग 15 सेकंड में ही दागे जा सकते हैं और उसके बाद ये तुरंत आगे बढ़ जाता है। यह गति सीधे तौर पर जीवित रहने और बेहतर युद्ध संचालन में मदद करती है। इस युद्ध क्षेत्र में रूस तोपखाने को काउंटर बैटरी रडार और ड्रोन से खोजता है। नियम बेहद सीधा है, तोप जितनी देर एक जगह रहेगी उतनी जल्दी नष्ट हो जाएगी। आर्चर फायर करके तुरंत जगह बदलने की रणनीति अपनाता है, जिससे वो कई गोले दागकर दुश्मन के पता लगाने से पहले निकल सकता है। हालांकि दूरी भी महत्वपूर्ण है। एक सामान्य गोले के साथ आर्चर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है और सटीकता से निर्देशित एक्सकैलिबर राउंड के साथ ये लगभग 60 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। एक गनर जिसने कई साल सोवियत DD-20 पर बिताए, जो सोवियत युग की एक समान हॉवित्जर है, उसने आर्चर को स्नाइपर आर्टिलरी कहा। एक निशाने में एक दुश्मन को मार गिराया जा सकता है और ब्रिगेड ने इसका इस्तेमाल एक रूसी स्वचालित तोप को नष्ट करने के लिए किया, जिसकी पुष्टि ड्रोन फुटेज से हुई। स्वीडन ने युद्ध के शुरू में कुछ तोपें दान की थी और 2025 में अपनी खरीद एजेंसी को खास तौर पर यूक्रेन के लिए 18 और तोपें खरीदने की अनुमति दी, जिनकी डिलीवरी 2026 तक होगी। दूसरा वाहन है CV-90 और इसमें सवार होने वाले सैनिकों ने इसे एक उपनाम दिया है जो सब कुछ बयां कर देता है, द बीस्ट। स्वीडन ने 40 मिमी गन वेरिएंट के 50 वाहन भेजे, जिनमें 3 लोगों की क्रू और पैदल सेना का दस्ता शामिल था। दान किए गए इन बख्तरबंद वाहनों को बारूदी सुरंग, छोटे कैलिबर की गोलियों और ग्रेनेड से सुरक्षा के लिए अपग्रेड किया गया था। सड़क पर ये लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन जिस वजह से क्रू इसे पसंद करते हैं वो ये है कि ये वाहन मार झेलकर भी बचा रहता है। यूक्रेन की 21वीं मशीनीकृत ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया जिसमें CV-90 कई FPV ड्रोन हमलों के बावजूद चलती रही, जिससे पीछे उतर रही पैदल सेना से दुश्मन का निशाना हट गया। यूक्रेनी यूनिट्स ने इसे इसके डिजाइन से कहीं आगे तक धकेल दिया है,
यहाँ तक कि उन्होंने इसे अस्थायी तोपखाने के रूप में भी इस्तेमाल किया है। ये बड़े अंतर से यूरोप के सबसे सक्षम इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स में से एक है और यूक्रेन स्वीडन ने इसे भविष्य में यूक्रेन में बनाने पर सहमति की है। और फिर उन प्रमुख सिस्टम्स के नीचे वो जरूरी सामान है जिन पर असल में सेना चलती है। 28 से अधिक पैकेजों के तहत स्वीडन ने HTRV 122 टैंक भेजे हैं, जो कि लेपर्ड 2 का स्वीडन का खुद का बेहतर बख्तरबंद संस्करण है। इसने 200 प्लस ट्रैक्ड बख्तरबंद कर्मी वाहन और RBS 70 एयर डिफेंस मिसाइलें भेजी हैं, जो ड्रोन हेलीकॉप्टर गिराने के लिए हैं। साथ ही कार्ल गुस्ताफ रिकॉयललेस हथियार, हजारों राइफलें, एंटी टैंक हथियार, कॉम्बैट बोट 90, तेज हमला नौका जो नदियों और तट के लिए है, टो मिसाइलें, गोला बारूद, ट्रक, स्पेयर पार्ट्स और प्रशिक्षण शामिल है जो इन्हें चालू रखते हैं। स्वीडन के अपने आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन को उसकी सैन्य सहायता का कुल मूल्य 2026 की शुरुआत तक लगभग 128 अरब स्वीडिश क्रोनर तक पहुंच गया था और 2026 और 2027 के लिए 80 अरब स्वीडिश क्रोनर का एक और फ्रेमवर्क तय किया गया है। यह दान थोड़ी थोड़ी करके नहीं दी जा रही, बल्कि एक छोटा देश अपने रक्षा औद्योगिक आधार का बड़ा हिस्सा दूसरे देश के अस्तित्व के लिए समर्पित कर रहा है। अब हम उस असली सवाल का जवाब दे सकते हैं जो वीडियो के शीर्षक में पूछा गया है। ये सब वास्तव में रूस को कैसे रोक सकता है? क्योंकि ये कोई जेट, हॉविट्जर या कोई और मशीन नहीं है जो दिख रही है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप इन्हें एक साथ जोड़ते हैं। स्वीडन यह बात सबसे बेहतर समझता है क्योंकि उसने अपनी रक्षा नीति इसी पर बनाई है। ASC 890 मध्य यूक्रेन के ऊपर ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए देखता है कि रूसी विमान ग्लाइड बम दागने को इकट्ठा हो रहे हैं। ये उन ट्रैक्स को डेटा लिंक के जरिए नीचे भेजता है। मोर्चे के पास एक जिराफ रडार उस जानकारी की पुष्टि करता है और तस्वीर को और स्पष्ट करता है। एक ग्रिपेन E जो किसी भी निशाने पर आने वाले एयरबेस से दूर एक बिखरे हुए पट्टी पर खड़ा है, संकेत पाता है, उड़ान भरता है और दूर से एक मीटियोर मिसाइल दागता है, जिस दूरी पर रूसी पायलट के पास कोई अच्छा जवाब नहीं होता, जिससे उसे अपने बम गिराने से पहले ही मुड़कर भागना पड़ता है। इसी बीच वही नेटवर्क जिसने उस मिसाइल को निर्देशित किया था, एक आर्चर क्रू को बता रहा है कि रूसी बैटरी ने अभी कहां से फायर किया है और वह आर्चर उस पर एक सटीक गोला दागता है और धुआं छटने से पहले ही अपनी जगह बदल रहा होता है। यही तर्क है और इस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये वाकई बेहद सलीकेदार है। इस युद्ध में रूस की हमेशा बढ़त रही है। ज्यादा हथियार, विमान, सैनिक। यूक्रेन और स्वीडन का जवाब ये नहीं है कि वे भी उतनी ही संख्या में हथियार या सैनिक जुटाएं, बल्कि वे कारण पर हमला करते हैं, लक्षण पर नहीं। आप बस ग्लाइड बमों को एक एक करके गिराते नहीं रहते क्योंकि वह एक थकाऊ और हारने वाला खेल है। आप बम लाने वाले विमानों को पीछे धकेलते हैं ताकि बम न गिरे। आप बस मोर्चा लेकर गोलाबारी नहीं झेलते, बल्कि जिस क्षण तोप फायर करती है उसी क्षण उसे खत्म कर देते हैं। इस सिस्टम की हर परत ऐसी डिजाइन है कि छोटी समझदार सेना बड़ी धीमी सेना से जल्दी निर्णय लेकर हमला कर सके। स्वीडन हमेशा बड़े पड़ोसी से बचने की योजना बनाता रहा है। अब यूक्रेन ने भी यही अपनाया है। इस साझेदारी का एक और फायदा है जो वर्तमान से भी ज्यादा भविष्य की ओर इशारा करता है। यह रिश्ता दोनों तरफ है। यूक्रेन सिर्फ प्राप्तकर्ता नहीं है। हर दिन यूक्रेनी दल स्वीडिश सिस्टम्स का उपयोग इस सदी के सबसे तकनीकी युद्ध में कर रहे हैं। वे लाइव इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ड्रोन के झुंड और एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो हर हफ्ते खुद को बदलता है। इससे कुछ ऐसा पैदा होता है जो पृथ्वी पर कोई भी स्वीडिश टेस्ट रेंज कभी पैदा नहीं कर सकती। वास्तविक युद्ध का डेटा कि इन मशीनों में से हर एक तब वास्तव में कैसा व्यवहार करती है जब कोई उसे सच में नष्ट करने की कोशिश करता है। स्वीडन को यह फीडबैक मिलता है, इसलिए साफ कमियां ढूंढकर उन्हें किसी भी शांतिकालीन कार्यक्रम से ज्यादा तेजी से ठीक कर सकता है। ये साझेदारी मूल रूप से स्वीडन को वह सारी टेस्टिंग दे रही है जिसकी उसे हमेशा उस दुश्मन के खिलाफ जरूरत थी जिसका सामना करने की उसने हमेशा कल्पना की थी। ये विकास उतना ही तेज हो सकता है जितना यूक्रेन में देखा गया, जहां प्रोटोटाइप महीनों में बनते हैं, वर्षों में नहीं। बिल्कुल, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि यूक्रेन अपनी उत्पादन क्षमता को शुरू और सुचारू रूप से चला पाए, और तब भी वह अब भी एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। ग्रिपेन ये सौदा बहुत बड़ा है जिसमें अधिकतम 150 जेट के लिए आशय पत्र शामिल है, जो इतिहास का सबसे बड़ा ग्रिपेन निर्यात
और यूरोप के सबसे बड़े हथियार सौदों में से एक होगा। लेकिन ये कल नहीं आ रहे हैं, बल्कि इनकी डिलीवरी 2030 के आसपास शुरू होगी और पूरे दशक तक चलती रहेगी। सी और डी के वे मॉडल जो जल्दी आ सकते हैं पुराने इस्तेमाल किए हुए विमान हैं। उनकी संख्या एयरफ्रेम थकान के कारण सीमित है और उनमें ई मॉडल जैसे खतरनाक सिस्टम नहीं है। रूस भी चुप नहीं बैठेगा। ये खुद को ढालता है, जैम करता है, बनाता है और हर उच्च मूल्य वाले सिस्टम, खासकर शुरुआती चेतावनी वाले विमान को निशाना बनाएगा। फिर भी इस परियोजना का पैमाना बहुत बड़ा है। स्वीडन और यूक्रेन ने आधुनिक वायु व जमीनी रक्षा संरचना बनाई है। जेट सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन सिस्टम जीत दिलाते हैं। जैसे जैसे साझेदारी बढ़ती है, स्वीडन यूक्रेन की मदद से आगे बढ़कर दोनों मिलकर तय करते हैं कि अगला युद्ध कैसे लड़ा जाए। लेकिन युद्ध केवल रक्षा से नहीं जीता जा सकता। यही यूक्रेन की लंबी दूरी की मिसाइलों की आक्रामक क्षमता काम आती है। जानकारी के लिए वीडियो देखें और द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा कंटेंट रोज मिले।